ओके चलो we'll start discussing. कहाँ तक किया था हमने लास्ट? सर क्वेश्चंस कर रहे थे. क्या कर रहे थे? सर क्वेश्चन. सर रेजिस्टेंस पे वो क्वेश्चन किए थे इंटीग्रेशन वाले वो. हाँ ठीक है. ओके आगे बढ़ते हैं. लिखो इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस. अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस का जो हमने रिजल्ट डिराइव किया था, प्रूफ किया था, सो रेजिस्टेंस दैट वाज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ इनटू a. ये रिजल्ट था ना रेजिस्टेंस का, इफ यू रिमेंबर. यस सर. सो रेजिस्टेंस जो आया था ml n e स्क्वायर टाउ इनटू a. सबसे पहले हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं. सो दिस वाज योर रेजिस्टिविटी. उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस पे चलेंगे. सो रेजिस्टिविटी के बारे में अगर आप बात करो, m इंटू n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ, where m is the mass of electron, e is the charge of electron, n क्या था, number of electrons per unit volume, and tau was the relaxation time. So tau आपका relaxation time था, यानी time interval between two consecutive collisions, right? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, if I am increasing the temperature, logically सोचिएगा इस बात को, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो. क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम, क्या इन दोनों फैक्टर्स पे फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस. हाँ या ना? सो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल चेंज, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम वो भी चेंज करेगा. सो अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो क्या रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा? करेक्ट. और अगर रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा तो क्या रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? अच्छा. बराबर. अब सबसे पहले हम लोग, आप समझना कि होता चेंज आता क्यों है. तो चेंज आने के पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये फैक्टर चेंज करेगा, और टाउ चेंज करेगा, इंप्लाइज रिलैक्सेशन टाइम चेंज करेगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये दोनों फैक्टर चेंज कर रहा है, देयरफॉर रेजिस्टिविटी विल चेंज. हम लोग सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बात करके कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में तो कंडक्ट होता ही नहीं है चार्ज. सो विल डिस्कस रिगार्डिंग ओनली दीज टू. अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टर के केस में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल फॉर कंडक्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सेमीकंडक्टर? हाँ सर. है ना, क्योंकि वो कंडक्टर, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ कंडक्टर इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है. इन सेमीकंडक्टर में कम होता, तभी तो वो सेमीकंडक्टर है. अगर फ्री चार्ज कैरियर्स ज्यादा होता तो सेमीकंडक्टर भी कंडक्टर बन गया होता, राइट? सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स भी बढ़ता है, और रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा. क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि पहले थोड़ा देर में कोलिजन हो रहा था होगा, जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे कोलिजन होने का रेट इंक्रीज करेगा. yes or no? So with rise in temperature, number of free electrons या number of free charge particles per unit volume, ये this will increase, और टाउ क्या होगा? डिक्रीज करेगा. सेट हो रहा है ये बात? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, so number of free charge carriers for conduction that will increase, obvious सी बात है, बढ़ेगा.
लेकिन टाउ घट जाएगा। पहले जो कोलिजन होने के लिए टाइम लग रहा था आपको, उससे ज्यादा टाइम अभी लगेगा कोलिजन होने में, राइट। अब खुद सोचो सर कम टाइम लगेगा ना? हाँ सॉरी, कम टाइम लगेगा, जल्दी कोलिजन होगा। अब आप खुद सोचो, अगर एन बढ़ता तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता, और अगर टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। दोनों का ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपका एन इंक्रीज हो रहा है तो रो डिक्रीज होगा, और अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रो इंक्रीज होगा, हाँ या ना। अगर ये एन आप इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गया रहता, मतलब वो बेहतर कंडक्टर बन गया रहता। लेकिन अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो वो बेकार कंडक्टर होता जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे बेटा, सो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज एंड रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। और अगर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। एग्रीड विद दीस 2 पॉइंट्स? यस सर। ओके, कहाँ है बाकी लोग? आज किधर है? सर पता नहीं सर। पहले लेक्चर में था वो लोग? हाँ सर। हाँ सर। वेट 1 सेकंड। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अब कंडक्टर के केस में होता क्या है कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम से ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर ये हो जाता है, ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है ना। सो कंडक्टर के केस में नंबर ऑफ जो रिलैक्सेशन टाइम है वो ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। इससे ज्यादा डोमिनेंट ये फैक्टर हो जाता है, राइट। सो कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर, ये भी होता है, लेकिन उसमें पहले से ही चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगता है, एंड देयरफॉर उसका रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। समझना ये बात मैंने क्या बोला है। अगर आप कंडक्टर के बारे में डील कर रहे हो, सो फॉर कंडक्टर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स वो तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, ये होगा। लेकिन कंडक्टर्स के केस में रिलैक्सेशन टाइम का जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट है। क्यों ज्यादा डोमिनेंट है? क्योंकि कंडक्टर में पहले से ही चार्ज कैरियर्स बहुत सारे थे, थोड़ा बहुत अगर और बढ़ गया तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? So therefore, for conductor with rise in temperature, resistivity increases. Getting the point, everyone? सर गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है ज्यादा होती है? बहुत कम होगी बेटा, तभी तो अच्छा कंडक्टर होगा, तभी तो अच्छा कंडक्टर होगा। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा तो उसमें कंडक्शन करने में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ सर, फिर वो टाउ कम होने पर रेजिस्टिविटी भी कम होगी ना सर? नहीं बेटा, डिनोमिनेटर में है ये टाउ। अब खुद सोच के देखो, अगर आप ये टाउ के बारे में बात करोगे तो ये टाउ डिनोमिनेटर में है। अगर ये नीचे और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, हाँ सर। है ना। अगर वो न्यूमरेटर में होता तब बात अलग था, बट इट इज इन डिनोमिनेटर। अगर टाउ डिक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके, गुड। सो कंसेप्ट क्या हो गया? देखो ये बात समझना, ऐसा नहीं कि कंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ रहा, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास पहले से इतना ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स था। अगर थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से कुछ खास इफेक्ट नहीं हो पाएगा, जितना इफेक्ट ये टाउ का डिक्रीज होना करेगा, राइट। सो टाउ अगर डिक्रीज हो गया इंप्लाइज की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। सो फॉर कंडक्टर्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है।
मिथिलेश, पार्थ, क्लियर है बेटा दोनों का ये पॉइंट? यस सर। हाँ सर। अब अगर आप सेमीकंडक्टर में बात करो, इसमें भी वही चीज होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। यहाँ भी वही चीज होगा, लेकिन आप खुद से लॉजिक से सोच के मुझे बताना, इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा सेमीकंडक्टर के लिए? एन होगा। सर एन होगा। होगा, बिल्कुल सही, एन होगा, क्योंकि उसके पास बहुत कम चार्ज कैरियर्स था। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से चार्ज कैरियर्स बढ़ गया, तो ये ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देगा। Am I clear? So for semiconductor, ये जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स वाला ये जो पार्ट है, ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, और ये ज्यादा डोमिनेंट होने की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से रेजिस्टिविटी इस सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और ऐसा डिक्रीज होते होते एक लिमिट तक जाएगा वो, और उसके बाद फिर भी अगर आपने बढ़ाया तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। Am I clear with this point? Yes, sir. सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप कंडक्टर्स के लिए बात करोगे, सो फॉर कंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, एंड फॉर सेमीकंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर के केस में रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि कंडक्टर में पहले से ही बहुत सारा फ्री चार्ज कैरियर्स था, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम का जो फैक्टर है वो डोमिनेंट है। लेकिन फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इस केस में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट है, एंड देयरफॉर फॉर सेमीकंडक्टर विथ राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। Am I making sense? सर कंडक्टर मोस्टली मेटल के होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो मेल्ट भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सब जो बातें कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले बात कर रहे हैं। अगर वो मेल्ट ही हो गया बेटा तब तो बात ही क्या है। यस और नो भूमिका? बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो इसका भी एक लिमिट है जहां तक हम जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा वो। एक मिनट, समझ में आया ये बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। यस ऐसा, हाँ, ऐसा होता क्यों है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा फॉर कंडक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी घटेगा फॉर सेमीकंडक्टर। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि सर उसमें कंडक्टर के केस में एन वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। बिल्कुल कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इंक्रीज होने से ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जा रहा है रिलैक्सेशन टाइम उस केस में। इसमें भी दोनों हो रहा है सेमीकंडक्टर में, बट इस केस में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स जो अवेलेबल है वो फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है ना। तो ये सिर्फ इसका खेल है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। सर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ते हुए मतलब घटता ही जाता है रेजिस्टिविटी? हाँ, घटते जाएगा, घटते 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 एक लिमिट पे पहुंचेगा। उस लिमिट के बाद भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर वो मेल्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली तो फिर बढ़ने लगेगा, क्योंकि उस केस में फिर ये वाला फैक्टर डोमिनेंट होने लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर। सर सेमीकंडक्टर मतलब मैनमेड होते हैं? डोपिंग वगैरह करके बनाते हैं उसका रेजिस्टिविटी ना तो प्रॉपर कंडक्टर है और ना तो वो प्रॉपर इंसुलेटर है, उसके बीच में उसकी कंडक्टिविटी होती है बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, उसके बीच में उसकी। So उसका भी एक चैप्टर होगा ना? हाँ है ना, तो पढ़ना है। और प्योर आगे चल के जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, वो पूरा सेमीकंडक्टर ही है, ईएनटीसी। और सेमीकंडक्टर एक बहुत मेजर फैक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी हम कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं बाय यूजिंग डोपेंट एंड ऑल दैट। तो वो हम अलॉय के बना सकते हैं ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज चेंज करा के उसके फिर हम लोग डोपेंट करते हैं। मैं बताऊंगा आगे चल के आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम लोग डोपेंट यूज करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़े, है ना। बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा कुछ करके हम उसकी कंडक्टिविटी वी ट्राई टू इंक्रीज इट, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, समझ में आ गया तक पॉइंट सभी को? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है
कि जो रेजिस्टिविटी का बाय रो, चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, तो डी रो बाय रो is directly proportional to temperature difference. dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कुछ याद आ रहा है? dl by l, da by a, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सेम चीज हम यहां भी करते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज, बराबर. सो d रो बाय रो, रेजिस्टिविटी का चेंज बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. Is it fine? क्लियर हो गया तो पॉइंट. अब Yes, sir. अगर आपके साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट. से बिकम्स कि डी रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक टर्म है अल्फा इंटू डी टी, अल्फा इंटू डी टी, where this alpha term is called coefficient of thermal resistance. So हम लोग बोलते हैं coefficient of getting this point. So where this term alpha is called coefficient of thermal resistance. Yes, sir. ओके, यहां तक लिखिए, फिर आगे बात करते हैं. सो रेजिस्टेंस क्या, क्योंकि रेजिस्टिविटी के लिए कर रहा है, सो वी कैन से इट रेजिस्टिविटी आल्सो. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, एक ही चीज है. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी मान, उसके लिए लिख रहा तो वही बोल देते हैं, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये भी बोलते हैं. So d rho by rho is equal to alpha, which is coefficient of thermal resistivity, into dt, which is my temperature difference. अब एक काम करते हैं, we will integrate them. So d rho by rho is equal to alpha into dt. मान लो जब आपका टेम्परेचर T नॉट था, उस केस में आपका रेजिस्टिविटी रो नॉट है, और जब आपका टेम्परेचर T है, उस केस में आपका रेजिस्टिविटी रो है. हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब टेम्परेचर T नॉट है, देन इन दैट केस रेजिस्टिविटी इज रो नॉट, और जब टेम्परेचर T है तो रेजिस्टिविटी रो है. अब d रो बाय रो का इंटीग्रेशन क्या होगा? Lon rho. लॉन्ग रो. फ्रॉम रो नॉट टू रो इज इक्वल टू अल्फा इनटू T फ्रॉम T नॉट टू T, राइट. अब प्लेस करते चलो लिमिट्स. सो ln रो माइनस ln ऑफ रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा into T minus of T naught, या इसको आप डेल्टा T भी कर सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर. सो ये अभी हो गया log A minus log B implies ln रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा T minus of T naught. एंटी लॉग ले लो. सो रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू e रेज टू अल्फा T minus of T naught, राइट. और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, रो इज इक्वल टू रो नॉट e raised to power alpha T minus of T. रो इज इक्वल टू रो नॉट, जहां पे रो नॉट जो है वो रेजिस्टिविटी है एट इनिशियल टेम्परेचर, और T नॉट आपका वो इनिशियल टेम्परेचर है जहां का रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है. Is it clear? So rho is equal to rho naught e raised to power alpha T minus of T naught. Yes, sir. Okay. ये याद भी होगा, हमने पहले ही सब डिस्कस किया लेंथ वगैरह में, लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन. अब देखो e raised to power x का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? Is it equal to 1 plus x square by 2 factorial and plus so on plus x cube by 3 factorial, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, राइट. अगर ये x बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, अगर ये x बहुत छोटा है
तो क्या एक्स स्क्वायर के आगे का जो भी टर्म है उसको हम क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा रहा हूं मैं। ई रेज टू पावर एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 + x + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर x आपका बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का टर्म अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड सो ऑन आगे का टर्म 0 के Yes, sir. बराबर, राइट? अगर आप ये टर्म को नेग्लेक्ट कर दोगे तो कैन वी से कि e रेज टू पावर x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + x। आई एम नॉट सेइंग कि e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 + x, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं। हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर x का टर्म बहुत छोटा है तो x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और भी छोटा हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और भी छोटा हो जाएगा। तो उस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। So e raised to power x will be approximately equal to 1 + x. Can we say this? Yes, sir. Okay. अगर आप सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे, ये अल्फा का जो टर्म है बेटा ये बहुत छोटा होता है। अल्फा बहुत छोटा होता है, 10 raised to power -7 -8 के रेंज में होता है। तो ये अल्फा बहुत छोटा होने की वजह से, और टेम्परेचर का चेंज भी हम लोग 100 डिग्री 50 डिग्री तक बात करते हैं। सो ये जो आपका टर्म हो गया रो इज इक्वल टू रो नॉट e raised to power alpha into t minus of t naught, as alpha is very very small। तो मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू कैन आई राइट दिस एज रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा into t minus of t naught, Yes, sir. राइट? ध्यान रखना, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 + अल्फा t minus t naught, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेशन हो। ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर आप बात करोगे तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला मुझे यहाँ मिल रहा है ये अप्रोक्सीमेशन करने के बाद आया है, और अप्रोक्सीमेशन हमने क्या किया है कि अल्फा छोटा है। सो अल्फा छोटा होने की वजह से e रेज़ टू पावर x को मैंने अप्रोक्सीमेटली आई हैव सेड इट इक्वल टू 1 + x के बराबर, एंड दैट बाइनोमियल थ्योरम आई हैव यूज्ड हियर। और करने के बाद मुझे रिलेशन आया रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 + अल्फा t minus of t naught। सर एग्जैक्ट फॉर्मूला कब यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला कब यूज? हमें एडवांस लेवल तक यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस मान लो 10,000 डिग्री सेल्सियस का चेंज दे रहा है या 5,000 डिग्री सेल्सियस का चेंज दे रहा है, तब हम ये यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको 100 डिग्री में चेंज है, 50 डिग्री में चेंज है, तब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? और हमें 95 क्या 99.99% चांस है कि इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आएंगे ऑन दिस फॉर्मूला, राइट? हाँ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है 1000 डिग्री सेल्सियस या 10,000 डिग्री सेल्सियस का, तब मुझे वो पहले वाले फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। हाँ ओके, इज इट फाइन एवरीवन? सबको क्लियर है? यस सर। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखाइए। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? जस्ट देखो एक बार, समझ में आ गया फुल कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ते। अच्छा एक काम और करो, मुझे रिलेशन मिला, फाइनली आई एम गेटिंग रिलेशन हियर as rho is equal to rho naught bracket 1 + alpha t minus of t naught, है ना? t minus of t naught। आप एक काम करो, लेंथ बाय एरिया को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो। सो रो इंटू लेंथ बाय एरिया इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और रो नॉट इंटू लेंथ बाय एरिया इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1 + अल्फा इंटू टी माइनस ऑफ टी नॉट। लेंथ बाय एरिया मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो रो एल बाई ए, दिस विल बिकम रेजिस्टेंस। तो कैन आई से कि जो मेरा फॉर्मूला बना इज आर इज इक्वल टू आर नॉट
1 plus alpha t minus of t naught. Will I be getting this? मैंने लेंथ बाय एरिया से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया. So rho L by A will become R and rho naught L by A will become R naught. So R is equal to R naught 1 plus alpha delta T. या अल्फा T minus of T naught. Yes, sir. Good. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये प्रॉपर्ली सभी को? Yes, sir. अच्छा, इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है. ये जो मैंने बनाया है ना, और R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught, इसमें एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? जरा एक बार खुद से दिमाग लगा के सोचो. सर वो अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टेंस का होना चाहिए. नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अल्फा तो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन फिर भी इसमें कुछ गलती है. क्या एरर है इसमें जिसको हम लोग इसमें नेग्लेक्ट करके फॉर्मूला को बना रहे हैं? सर टेम्परेचर की वजह से एल और एरिया में चेंज आएगा, वो नहीं मिलेगा. बिल्कुल सही, एक्सीलेंट. इधर का जो लेंथ होगा और इधर का जो एरिया होगा ये थोड़ी होगा, ये तो चेंज कर जाएगा ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो लेंथ में और एरिया में दोनों में चेंज आएगा, राइट. लेकिन मैंने क्या किया, दोनों साइड लेंथ बाय एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब टी टेम्परेचर पे जो मैं लेंथ और एरिया पकड़ रहा हूँ, वही एरिया और लेंथ में टी नॉट पे भी ले रहा हूँ फॉर दिस फॉर्मूला डेरिवेशन, राइट. बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं. अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ में और एरिया में दोनों में चेंज आएगा. तो हियर इट शुड बी एल डैश बाई ए डैश, लेकिन मैं एल बाई ए दोनों साइड ले रहा हूँ, बराबर. सो ये फॉर्मूला बनाते वक्त मैंने ये एक अजम्पशन लिया है या इग्नोर किया है टर्म कि विथ राइज इन टेम्परेचर लेंथ और एरिया में चेंज आ रहा है. वेरी गुड तनिया. क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को? मिथिलेश समझ में आ रहा है व्हाट आई हैव सेड? लेंथ, हाँ, लेंथ में और एरिया में दोनों में चेंज हो रहा है बेटा, वो तो ऑब्वियस है ना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा. बट इस केस में मैंने क्या किया है, लेंथ के चेंज को और एरिया के चेंज को आई हैव इग्नोर्ड विथ राइज इन टेम्परेचर, और दोनों का मैंने सेम एल बाई ए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ सर. चलो, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, अगर ये असम्पशन नहीं लेंगे तो. नहीं, फिर उस केस में आपको यहाँ का लेंथ और यहाँ का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो बात बनेगी. चलो एक मिनट, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सभी को? हाँ सर. चलो क्वेश्चन लिखिए. Resistance of thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. Resistance of thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. When it is placed in a hot room, its resistance rises to 1.2 ohm. Resistance rises to 1.2 ohm. अल्फा मालूम है is 3.8 into 10 raised to power -3 per degree Celsius. अल्फा का यूनिट होता है, जिसे उधर था लेंथ में. So 1.2 ohm temperature T पे, so you have to find the temperature T. चलो करो. इसी टाइप का सवाल आता है, हालांकि है इजी, बट दे आस्क यू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. सर केल्विन में लेंगे ना टेम्परेचर? हाँ, केल्विन में टेम्परेचर लेंगे ना? नहीं कट जाएगा वो. इधर भी सेल्सियस में दिया, इधर भी सेल्सियस में दिया, नो प्रॉब्लम.
अगर नहीं दिया रहता तो वी हैव टू चेंज इन दैट केस. सर 92 आया. 92. हाँ सर. लेट्स सी. तो मेरा 20.25 आया. देखते हैं क्या लगाओगे. r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा t माइनस ऑफ t नॉट. सो r कितना दिया है 1.2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. obviously बात है t माइनस 20 हो जाएगा इस केस में. So 1.2 is equal to 1 plus 3.8 into 10 raised to power minus 3 into t minus of 20. This will go this side. With 0.2 is equal to 3.8 into 10 raised to power minus 3 into of t minus 20. कट गया 19. So 100,000 divided by 90 is equal to t minus 20. So t minus 20 is equal to 1000 divided by 19. What will be the division of 1000 by 90? So if I'll be using the calculator to divide 1000 divided by 90, this will give us 52.63. यही आ रहा है ना 52.63. So कैलकुलेशन कर. okay. T minus 20 is 52.63. This will go this side. So T will be equal to 20 plus 52.63 implies T will be equal to 72.63 degree Celsius. So this will be the temperature जब उसका resistance हो जाएगा 1.2 ohm. Is it clear? Yes, sir. Fine. क्लियर है सभी को. आगे बढ़े. मिथिलेश, तनिया, पार्थ, shall I move ahead? हाँ सर. एक और क्वेश्चंस करते. I'll take one question from book. Wait. क्वेश्चन लिखिए. Uses nichrome for its heating element. शॉर्ट में लिखो. इलेक्ट्रिक टोस्टर है जो निक्रोम वायर यूज कर रहा है फॉर हीटिंग एलिमेंट. Its resistance at room temperature is 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. 75.3 ohm. Full stop. When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles. After a few seconds,
to a steady value of 2.68 एम्पियर, मतलब जब उस पे करंट पास कर रहा है 2.68 एम्पियर का, करंट पास कर रहा है 2.68 एम्पियर का, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम वायर? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ निक्रोम दिया है, अल्फा मालूम है आपको, 1.70 into 10 raised to power -4 per degree Celsius. अच्छा, टोस्टर इज कनेक्टेड विद 230 वोल्ट सप्लाई, बेटा ध्यान रखना, इसका जो सप्लाई है वो 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज टोस्टर को, है ना? हाँ, 230 वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया व्हाट इट इज सेइंग? 27 डिग्री सेल्सियस पे टोस्टर का रेजिस्टेंस था 75.3 ओम। जब ये टोस्टर को मैंने 230 वोल्ट के सप्लाई लाइन पे कनेक्ट किया, करंट ग्रो होने लगा टोस्टर में, और कुछ सेकंड के बाद जो करंट हो गया वो 2.68 एम्पियर हो गया। तो जब करंट 2.68 एम्पियर है तब टोस्टर का टेम्परेचर क्या है? अगर टोस्टर का जो निक्रोम वायर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी दिया है 1.70 into 10 raised to power -4 पर डिग्री सेल्सियस। चलो करूं मैं इसको। सबसे पहले आप क्या करो इसका बेटा, फाइनल रेजिस्टेंस मिनट हो रहा है। तो बहुत आया आंसर, क्या आ रहा है? बहुत बड़ा, क्या आ रहा है? 790 आया। आंसर इज 850 डिग्री सेल्सियस। सर एक मिनट मेरा आ रहा है। सॉरी, 817 प्लस 27 आया। 870 प्लस 27 मतलब 844। 844। ओके, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। चलिए मैं करता हूं इसको। सबसे पहले इसका फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे करोगे फाइनल रेजिस्टेंस? आपको पता है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज आपने सप्लाई किया 230 इंटू करंट, करंट कितना है 2.68, सो करंट वी आर हैविंग इज 2.68 इंटू रेजिस्टेंस R। ये R मेरा 847 आया। ओके, हाँ तो इट्स 850 बेटा, अप्रोक्सीमेटली ठीक ही है। सो यहाँ से R कितना आ जाएगा? दैट इज 230 बाय 2.68। कितना डिवाइड करने के बाद इसको, अगर मैं 75.3 85.82। हाउ मच 80 85.82। so resistance we are getting 85.82 फाइन। तो मुझे 75 आया। एक मिनट मैं कर ही लेता हूँ, देखते 230 डिवाइडेड बाय 2.68 we have to do, 230 divided by 2.68, I am getting 85.82 ohm. 85.82 ohm is the resistance final, right? अब आप लगा दो रिलेशन R is equal to
R naught 1 plus alpha into T minus of T naught. R कितना है 85.82 is equal to 75.3 1 plus T minus of 27. So divide कर दो. सर अल्फा हाँ सॉरी अल्फा भी तो रहेगा ना. अल्फा है 1.7 into 10 raised to power minus 4. So this is 1.7 into 10 raised to power minus 4 into T minus of 27. So 85.82 divided by 75.3, 1 plus 1.7 into 10 raised to power minus 4 into T minus of 27. So 85.82 को अगर आप डिवाइड कर 1.139 एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ. डिवाइडेड बाय 75.3 1.139. So 1.139 is equal to 1 plus 1.7 into 10 raised to power minus 4 into T minus of 27. So this will go that side. So ultimately आपको क्या मिल रहा है 0.139 is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 4 into T minus of 27. So this into this 10 raised to power 4 divided by 1.7 divided by so कितना आ रहा है रिजल्ट इसको डिवाइड करने के बाद. तो वो मैंने 0.139 में पॉइंट शिफ्ट किया राइट को 10 raised to minus 4 लाया फिर वो कैंसिल किया और फिर उसको डिवाइड किया 817 आया. ऐसा आ जाएगा क्या 139 into 10 divided by 1.7 is equal to T minus of 27. So this will go up. So ये हो जाएगा बेसिकली 100. So आप एक काम करो 139 को आप 17 से डिवाइड कर दो. 139 divided by 17 I'll be getting 8.17 और 8.17 से इसको कर दिया हमने. So 817. So 818 के आसपास कुछ तो आ रहा है. So 817 अगर आप लेते हो is equal to T minus of 27. So this will come this side. So T will be equal to 817 plus 27. 844 degrees Celsius, approximately 850 के आसपास आ ही रहा है. तो वो मैंने 75.3 अंडर मल्टीप्लाई कर दिया और अच्छा. वैसे किया. ठीक है ना, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन जमता वैसे कर. ऑप्शन में 800 के ऑप्शन होते हैं 2. हाँ होंगे ना, आसपास में रहेंगे, लेकिन इसमें देगा बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देगा ऑप्शंस. एक 800 के नीचे रखेगा, एक 850 के आसपास रखेगा और एक 900 के आसपास रखेगा. तो तुम्हें क्लियर कट दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हिट करना है. सर मतलब वो 85.82 by 75/3 है ना, उसे हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना. हाँ वैसे ही करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करने के वक्त किधर है. क्लियर है, समझ में आ गया. बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑन दिस टाइप. हाँ. या पूछता है फॉर्मूला इस टाइप पे. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये जो अल्फा है ना बेटा, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, हमने हर जगह पे क्या लिया है, अल्फा को कांस्टेंट लिया है. लेकिन लफड़ा होता है कि अल्फा भी वेरिएबल होता है, अल्फा भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सो अगर अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ R इज इक्वल टू R0 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू dt. यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने नहीं किया था. और इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया था, क्योंकि अल्फा को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है. लेकिन लफड़ा क्या है कि थोड़े बहुत टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अल्फा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे आप लार्जर चेंज के लिए बात करोगे ना, अल्फा खुद पे वेरिएबल हो जाता है और अल्फा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो अगर अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता रहेगा, उस केस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट. गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई हैव सेड. यस सर. एक्चुअली थोड़े बहुत टेम्परेचर रेंज के लिए ना अल्फा कांस्टेंट रहता है. तो 10 डिग्री 20 डिग्री तक जाओगे आप आगे पीछे तो अल्फा में ज्यादा चेंज नहीं आता, वो चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. लेकिन अगर आप 100 डिग्री 50 डिग्री इस रेंज में अगर आप टेम्परेचर का चेंज लेते हो तो उस केस में अल्फा वेरिएबल हो जाता है. अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो अगर अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंटीग्रेट. तो हम उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सर तो वो एक पहले e रेज टू अल्फा माइनस
अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट था, हाँ तो वो यूज करके हम फिर आर फाइंड कर सकते हैं। नहीं, वो कब होता है बेटा, देखो ध्यान से, व्हाट आई हैव सेड, वो कब होता है जब आपका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होता है, 1000 डिग्री 10,000 डिग्री उस रेंज में अगर टेम्परेचर का चेंज है तब आप उस फॉर्मूला से जाओगे। यहाँ पे भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर चेंज, मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री के बीच में जा रहे हो तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन 100 डिग्री का चेंज है, 150 डिग्री का चेंज है, 200 डिग्री का चेंज है, उस केस में अल्फा वेरिएबल होता है, राइट। लेकिन अगर यही चेंज 1000 डिग्री का हो जाए या 10,000 डिग्री सेल्सियस का हो जाए तब तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, तब मुझे एक्सपोनेंशियल वाले रिलेशन पे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया भूमिका, व्हाट आई हैव सेड? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन जरा बना के देता हूं मैं, सिंपल सा करके जरा बताइए। एट T0 डिग्री रेजिस्टेंस था R0 ओम, तो आपसे पूछा गया फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस। इसका अल्फा दिया है 40 + 2 पर डिग्री सेल्सियस। करिए। ये दोनों है कहाँ, विश्व कहाँ गया और ये शशांक वगैरह? सर वो तीनों एक्चुअली सुबह साथ में क्लास अटेंड कर रहे थे। हो So R is equal to R naught into 1 plus 2t plus 2t square R. करके देखते हैं कैसे करोगे इस केस में। R is equal to R0 1 plus integration alpha into dt, so implies R is equal to R0 bracket 1 plus alpha, alpha हो गया आपका 4t plus 2 into dt, गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम T0 to T, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, गड़बड़ कर दिया डाटा देने में, R0 1 plus 4t square by 2 plus 2t from T0 to T implies R is equal to कितना आ गया, R0 1 plus, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 ब्रैकेट T minus T0, T स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू T माइनस T0। बराबर, इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। R is equal to R0 1 plus 2 T माइनस ऑफ T0 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा T plus T0 plus 1। Is it the answer? Yes, sir. बन जाएगा इस तरह का, अगर पूछेगा तो इस पे इतना ही पूछ सकता है, एक जो पहले वाला टाइप करा है और एक ही इंटीग्रेशन वाला टाइप करा है। बनेगा सबका? हाँ हाँ सर। सर, और ले लो इस तरह का कि काफी है, समझ में आ गया? समझ आया सर। समझ में आ गया। चलो छोड़ देता हूँ। बाकी लोग, पार्थ समझ में आया बेटा तुम्हें? हाँ सर। सुजीत
क्लियर है? और प्रतीक? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे छोड़ देता हूँ, अभी और नहीं लेता हूँ, टाइम पास होगा। इसी टाइप से पूछेगा, कुछ भी बना सकते हैं। अल्फा की जगह पे एक एक इक्वेशन बनाते जाओ, टेम्परेचर चेंज करते जाओ, क्वेश्चन बनता जाएगा। चलो ओम्स लॉ नेक्स्ट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि भैया करंट पास करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। सो ओम्स लॉ कहता है कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए, और अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा है तो करंट इस वे में फ्लो करेगा। सो ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अगर आपने टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है, अगर आप एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस केस में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिलेशन सही है, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। सो ओम्स लॉ सेज दैट at constant temperature and pressure voltage is directly proportional to current। ठीक, अब ओम्स लॉ यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड V इज इक्वल टू R इंटू I, और उसमें से ये जो R है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, जो हमने पहले डिस्कस करके रखा है। सो बेसिकली V इज इक्वल टू IR कोई ओम्स लॉ नहीं है, V इज इक्वल टू IR एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एम आई क्लियर? Yes, समझ? ओके, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ओम्स लॉ का, सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो अगर मैं इस एक्सिस पे करंट लेता हूं और अगर मैं इस एक्सिस पे वोल्टेज लेता हूं, हियर आई एम टेकिंग वोल्टेज डिनोटेड बाय V, और इधर वोल्टेज का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर करंट लेता हूं, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा अगर आप प्लॉट करोगे तो? विल इट बी द ग्राफ ओम्स लॉ का? So Ohm's law says that at constant temperature and pressure voltage is directly proportional to current, और अगर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होगा? सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, दे आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, और कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक मतलब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो उसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, सो हाउ विल बी द ग्राफ फॉर द नॉन ओमिक कंडक्टर? अब सिंपली सोच के देखो, सो वो स्ट्रेट जाके कर्व होगा ऊपर। कर्व हो जाएगा। सो हियर वेरी गुड, यहाँ पे अगर आप करंट लेते हो इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे अगर आप वोल्टेज ले रहे हो या पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, राइट, वोल्टेज पिछले केस में वही लिखा है मैंने। सो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज ले रहे हो वोल्ट में, तो इस केस में ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा आगे जाएगा और इसका आगे जाके से बेंड होगा। मुझे बताओ इस केस में क्या वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर दिस केस? नो सर, नहीं है। सो अगर इस केस में वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इंप्लाइज कि ये जो कंडक्टर है जिसका ये ग्राफ है, ये कौन सा कंडक्टर होगा? विल इट बी अ ओमिक कंडक्टर कि नॉन ओमिक कंडक्टर? नॉन ओमिक। नॉन ओमिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन V इज इक्वल टू IR जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो यहाँ भी लगता है, नॉन ओमिक के केस में भी लगता है और यहाँ पे भी लगता है ना। सो ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है, ये ग्राफ है ओमिक कंडक्टर का।
और ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये ग्राफ है नॉन ओमिक कंडक्टर का, राइट। अब नॉन ओमिक कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि ये उस कंडक्टर का ग्राफ है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और ऊपर वाला वो कंडक्टर का ग्राफ है जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो वो अगर अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो वो नीचे भी जा सकता है ना, कोने तक तो भी हो सकता है। नीचे जा सकता है मतलब कॉनकेव डाउन, हाँ सर। कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बस, फॉर श्योर है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा फॉर श्योर। मतलब वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, फॉर दैट द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, बस। हाँ, मैं बताऊंगा कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, फिलहाल इतना समझ लो, कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो तो क्या चेंज करता है? करंट। अगर मैं वोल्टेज को चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस में तो चेंज आएगा नहीं, अगर आप करंट को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो कैन आई से कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा I इंटू आर, और कैन आई से कि dV इज इक्वल टू DI इंटू आर, और क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि dV बाई DI विल बी इक्वल टू R? कैन वी से दिस dV बाई DI इज इक्वल टू R? यस सर। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस, है ना। तो स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ will give रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता। अब जरा मुझे बताइए, ओमिक कंडक्टर के केस में क्या स्लोप कांस्टेंट है? नहीं है सर। चेक फॉर द सर ओमिक। ओमिक। हाँ सर ओमिक। इसका मतलब ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर फॉर विच रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट, और है भी। ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जिसके लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वोल्टेज और करंट के ग्राफ का स्लोप वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट स्लोप है, राइट। सो ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर फॉर विच रेजिस्टेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। और क्यों रेजिस्टेंस कांस्टेंट है? क्योंकि स्लोप फिक्स्ड है। मेकिंग सेंस? यस सर। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस फिक्स्ड है क्या? नहीं, वो चेंज होता जा रहा है। देखो, आप खुद देखो, इसका स्लोप हर जगह पे चेंज हो रहा है। सो अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये वाले पॉइंट का, फॉर दिस पॉइंट, मान लो करंट I1 है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का वोल्टेज V1 है। एट दिस पॉइंट मान लो करंट यहाँ का वोल्टेज V2 है और इसके करस्पॉन्डिंग करंट I2 है। So here we are having voltage V1 and respective current is I1, यहाँ का voltage V2 और यहाँ का respective current I2 है। We are assuming कि यहाँ का resistance R1 है और यहाँ का resistance R2 है। तो अगर आप इस केस में लगाओगे फॉर्मूला, we can say V1 is equal to I1 into R1। और अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ के लिए हम बोल सकते हैं V2 is equal to I2 into R2। ये लग सकता है और ये लगेगा भी। यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं V2 is equal to I2 into R2, वहां का रेजिस्टेंस वहां का करंट। यहाँ के लिए हम लगा सकते हैं V1 is equal to I1 into R1 for this point, राइट। लेकिन ये जो कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर कैसा है? ओमिक है कि नॉन ओमिक कंडक्टर है? नॉन ओमिक। नॉन ओमिक, लेकिन फिर भी V is equal to IR लग रहा है। तो फिर हर वक्त इंस्टेंटेनियस अलग अलग आएगा ना? बिल्कुल अलग अलग आए। यही दोनों में प्रॉब्लम, यही दोनों में फर्क है। ओमिक के केस में वो कांस्टेंट है तो एवरेज इंस्टेंटेनियस सब सेम है, लेकिन नॉन ओमिक के केस में दे आर डिफरेंट।
तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट multiplied by instantaneous voltage divided by instantaneous voltage will give you the instantaneous resistance. समझ में आया सभी को ये कहानी? जेई एडवांस पूछ सकता है, ये बिल्कुल पूछ सकता है। और बच्चों को क्या लगता है सर V इज इक्वल टू IR, तो नॉन ओमिक कंडक्टर में कैसे क्या लगा दो? बिल्कुल लगता है, इस केस में भी लगता है। हाँ, लेकिन जिस पोजीशन का आप वोल्टेज लगा रहे हो उसी पोजीशन का करंट और उसी पोजीशन का रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड नॉट चेंज। इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। स्टार मार्क देके एक पॉइंट लिखो, इक्वेशन V equal to IR can be applied for non-ohmic conductors also. So V is equal to IR, this can be applied for non-ohmic conductors also. इस केस में भी हम इसको लगा सकते हैं। Okay, done? Yes, Yes. sir. चल आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। I'll make a simple question. इधर मान लो आपका करंट है, मान लो आपका वोल्टेज है, दो ग्राफ बना दिया। पहले तो ये बताओ, ये ग्राफ ओमिक के लिए कि नॉन ओमिक के लिए? ओमिक के लिए। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 और इस वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस R2। ऑप्शन नंबर ए R1 ग्रेटर देन R2, ऑप्शन नंबर बी R2 ग्रेटर देन R1, ऑप्शन नंबर सी R1 इज इक्वल टू R2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। सर सेम मटेरियल के लिए? हाँ सेम ग्राफ मैंने बना के दे दिया बस। दिस इज अ ग्राफ ऑफ टू कंडक्टर्स। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है। बता दो कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम। So R2 is greater than R1. हाँ वाई? तो वो V is equal to IR के फॉर्मूला से वो प्रेडिक्ट किया। सर R1 इक्वल टू R2। R1 इज इक्वल टू R2। ओके, क्यों मिथिलेश, ऐसा क्यों? R1 इज इक्वल टू R2 क्यों? सर अगर चेंज भी हुआ तो वोल्टेज करंट को सेटिस्फाई करके इक्वली बनाएगा रेशियो। नहीं, गलत लॉजिक। इस केस में आप देखो, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। पहला लॉजिक ये देता हूं, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। So I'll plot a vertical line here. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस केस में वर्टिकल लाइन प्लॉट किया है, इसका मतलब कि दोनों ही ग्राफ के लिए मैंने करंट को फिक्स कर दिया।
सेम करंट, ये आपका वोल्टेज V2 है और यहाँ का वोल्टेज V1 है, राइट। अब अगर आप V इज इक्वल टू IR वाले रिलेशन से देखो तो दोनों केस में I सेम है, पर दिस केस एंड दिस केस दोनों केस में I सेम है। अगर आप दोनों केस में I को सेम ले रहे हो, इसका मतलब जिस केस का वोल्टेज ज्यादा होगा उस केस का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। देखो ना, ये ग्राफ को एनालाइज करने के लिए मैंने क्या किया कि ग्राफ को एनालाइज करने के लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दिया। अगर आप वर्टिकल लाइन प्लॉट कर रहे हो मतलब जो करंट इस वाले पॉइंट का द सेम करंट वी आर हैविंग एट दिस पॉइंट आल्सो, दोनों ही पॉइंट का करंट मैंने सेम कर दिया, फिक्स कर दिया। इंप्लाइज व्हाट कि जिस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, हाँ या ना। अब मुझे तुम खुद सोच के बताओ वोल्टेज किसका ज्यादा है, V2 बड़ा है या V1 बड़ा है? V2 R2 is more than R1। या फिर इसको ऐसे भी ऐसे चेक किया कि V is directly proportional to R, इसलिए जिसका V बड़ा होगा उसका R बड़ा। गलत, V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप वोल्टेज को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा, करंट को चेंज करोगे तो भी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। सो अगर मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूं और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? सर स्लोप से भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये वाले ग्राफ का स्लोप आपको पता है θ1 और ये ग्राफ का स्लोप आपको पता है θ2। हियर वी कैन सी θ2 इज मोर देन θ1, इंप्लाइज कि अगर आप देखोगे तो tan θ2 विल बी मोर देन tan θ1। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1। ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, जो तुम्हें सही लगे। या फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी दे सकते हो, दोनों का वोल्टेज सेम कर दो तो जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यू कैन चेक बाय ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन आल्सो, और आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आइदर वे। इज इट क्लियर? फाइन। यस ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। I'll make one more question. इस एक्सिस पे इधर की तरफ करंट और इधर की तरफ वोल्टेज भी आते की। इस एक्सिस पे करंट है एंड दिस इज गिवन बाय I। इस एक्सिस पे वोल्टेज है गिवन बाय V, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, इधर की तरफ वोल्टेज है V वोल्ट and here we are having current I। resistance R1 and R2. Option number 1 more than R2, R2 more than R1, R1 is equal to R2, none of this. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, कैसे चेक किया? सर वो आपने करंट और वोल्टेज का इंटरचेंज किया है इसलिए। ये आईआईटी का क्वेश्चन था 1981 1982 में आया, बहुत पहले का है। सिंपल सी बात है, जो तुम्हें सही लगे वैसे करो। ये स्लोप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्चुअली। तो अगर आप उल्टा भी देखते हो तो ऐसे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों केस में वोल्टेज को सेम कर दिया है, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, दोनों पॉइंट के मैंने वोल्टेज को सेम कर दिया। अब मुझे रिलेशन से मालूम है V इज इक्वल टू IR, तो V मैंने फिक्स कर दिया दोनों के लिए। सो अगर आपने फिक्स कर दिया इसका मतलब कि जिसका I कम होगा उसका R ज्यादा होगा। सो I कम किसका है? इसका। देखो ना, इसके करस्पॉन्डिंग I कम है ना। हियर वी आर हैविंग I1 और यहाँ पे करंट क्या है? I2। मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि फर्स्ट केस में मेरा I कम है, अगर I कम होगा मतलब R ज्यादा होगा। सो R1 विल बी मोर देन R2। So the correct answer for this question is option number A.
फाइन, क्लैरिटी है यहाँ तक पॉइंट सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। मिथिलेश, पार्थ, सुजीत, क्लियर है सबको ये पॉइंट यहाँ तक? यस सर। ओके हाँ सर। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट था। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग ओम्स लॉ, V is equal to IR, ओमिक नॉन ओमिक दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है, एंड दैट ग्राफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन रिलेटेड विथ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। क्वेश्चन रिलेटेड विथ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। चलिए पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन करा, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, डेरिवेशन आई विल नॉट डू क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, मैं उस पर टाइम पास नहीं करूंगा। क्वेश्चन है पहला कि एक वायर है जिसका लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R ओम दिया है। मैंने इस वायर को स्ट्रेच करके इसके लेंथ को डबल कर दिया है, वायर को स्ट्रेच करके इसके लेंथ को डबल कर दिया है, और डबल करने के बाद इसका रेजिस्टेंस R डैश आ गया है। सुनना ध्यान से क्वेश्चन, अ वायर हैविंग लेंथ L, रेजिस्टेंस R ओम, इट इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ का इसको डबल कर दिया, और डबल करने के बाद इसका रेजिस्टेंस R डैश हो गया। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? करिए फटाफट। इस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? एक वायर है हैविंग रेजिस्टेंस R ओम, लेंथ L, इट इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेच करने के बाद जो उसका रेजिस्टेंस बना दैट इज R डैश। नाउ विच ऑफ द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट? सर ऑप्शन ए। कैसे बेटा? सर वही रो L बाय। ओके, बोलो आगे। सर R इक्वल टू रो L बाय और R डैश इक्वल टू रो 2L बाय। ठीक, फाइन। बाकी लोग? भूमिका, पार्थ? हाँ करो। ऐसा फर्स्ट ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा, ओके। बाकी लोग? पार्थ, कुछ आइडिया? नहीं सर। देखो, ऑब्वियस ही बात है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ेगा नहीं। R इज इक्वल टू रो L बाई। अब जरा मुझे खुद सोच समझ के बताना, अगर मैं इसको स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दे रहा हूँ, तो वायर को जब मैं खींचूंगा लेंथ उसका डबल होगा, तो ये क्या एरिया में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं सर। पतला हो जाएगा वायर भाई। अगर मैं खींच रहा हूँ, लेंथ अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो एरिया कम जाएगा ना। तो पर वो बहुत छोटा है इसलिए हम मेजर नहीं कर सकते। नहीं, छोटा है, एग्री करता हूँ मैं बात, लेकिन वायर पतला होता है नहीं होता है? हाँ सर, होता है। तो अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ तो एरिया हाफ हो जाएगा। अगर इस केस में अगर एरिया इसका A था ना, तो अभी इसका एरिया हो जाएगा A/2, हाफ हो जाएगा एरिया। सो अगर मैं वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर रहा हूँ, तो वायर का एरिया हाफ हो जाएगा, राइट? एरिया में भी चेंज आएगा, लॉजिकल बात है ना। आप सोच समझ के देखिए, अगर मैं वायर को खींचता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो लेंथ उसका डबल हो रहा है, तो वायर पतला तो होता है ना। सो अगर वायर पतला हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले अगर उसका एरिया A था तो अभी एरिया A/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैं A/2 ही क्यों ले रहा हूँ? पतला हो रहा है, मैं एग्री करता हूँ इस बात, बरोबर ना? आपको पूछना चाहिए था मुझे कि सर A पतला हो रहा है, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप हाफ ही क्यों ले रहे हो एरिया को? A/3 क्यों नहीं ले रहे हो?
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब मैं वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो वी आर एज्यूमिंग कि उसका डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा। हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा, और अगर डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा, मास में चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट जो पहले था वही एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट बाद में भी होना चाहिए, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग दैट डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो जो पहले केस में डेंसिटी था वही डेंसिटी अगर आप सेकंड केस में लेते हो तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो अगर लेंथ डबल हो गया तो एरिया विल बी हाफ इन दैट केस। समझ में आ रहा है? सो अगर आपने वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया है तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल किया है तो एरिया 1/3 हो जाएगा। Am I clear? Yes, sir. हाँ, तो इस केस में जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा R dash is equal to rho into 2L by A by 2. So this will be shifting this side, implies that R dash will be equal to 4 bracket rho into L by A, and this rho L by A is nothing but that is equal to R. ये R के बराबर है. So therefore, what I am getting is R dash is equal to 4R. So the correct answer for this question is option number C. मिथिलेश समझ में आए लॉजिक? हाँ सर। ठीक है। Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. और कराओ इस टाइप का कि कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आ गया sir. ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा अलग वैरायटी का कराते हैं। एक वायर है जिसका लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R ओम दिया है। मैंने क्या किया, इस वायर को 3 इक्वल पार्ट में चॉप कर दिया है। मैंने इस वायर को 3 इक्वल पार्ट में चॉप कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में चॉप किया है, 3 इक्वल पार्ट में चॉप कर दिया। अब अगर आप ये वायर को 3 इक्वल पार्ट में चॉप कर दो, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इन तीनों वायर्स को चॉप करने के बाद आई हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल। इन तीनों वायर को चॉप करने के बाद मैंने इनको क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताइए, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो R डैश आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश इन टर्म्स ऑफ R? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक वायर था जिसका लेंथ L था, मैंने इस वायर को क्या किया, आई हैव चॉप्ड देम इनटू 3 इक्वल सेक्शंस, और तीनों सेक्शन को मैंने बाद में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश आ रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R डैश इन टर्म्स ऑफ R। So rho L by 9A. रो L बाय 9A. हाँ करेक्ट, रो L बाय नहीं, R के टर्म्स में बताओ ना बेटा, R बाय 9 हो जाएगा एक्चुअली। हाँ सर। ठीक है, सही है, एक्सीलेंट। देखो अब इस केस में मुझे बताओ, अगर मैं ये वायर को चॉप कर दे रहा हूँ तो क्या एरिया में फर्क पड़ेगा इस केस में? No sir. लेंथ चेंज होगा। सो आपका रेजिस्टेंस रो L बाय A होता है, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ सिर्फ 1/3 हो गया। मतलब ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 ओम, इसका हो जाएगा R/3 ओम, और इसका भी हो जाएगा R/3 ओम। नाउ दिस R/3 ओम और ये R/3 ओम और ये वाला R/3 ओम, नाउ दिस ऑल 3 रेजिस्टेंस ऑफ R/3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/3 plus 1 by R/3. Now by solving them further, implies 1 by R equivalent is equal to 3 by R plus 3 by R plus 3 by R. Implies R equivalent will be equal to
R/9. Is it clear? Yes, sir. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. एक वायर है, पूरा सर्कल के फॉर्म में है और इसका रेजिस्टेंस है R ओम का टोटल कंप्लीट. और इधर से करंट एग्जिट किया डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे और इधर से करंट का एग्जिट हो रहा है. सो करंट एंटर्ड दिस वे और करंट यहां से एग्जिट कर गया. इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है A और इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट दिया हुआ है इस कंडक्टिंग वायर का. सो इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट दिया है, रेजिस्टेंस ग्रेडियंट ये दिया हुआ है R ओम पर मीटर का. आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B. तो एक है ए इसका ये रेडियस है, ए मत ले लो, ऑलरेडी ये यहाँ ले लिया, स्मॉल आर ले लो. फाइंड So 2R/A. 2R/A you are getting. Okay. सर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेट काय को करेगा? तुम्हारा कितना है भूमिका? So 2R/A. देखते हैं. चलो देखो मैं करता हूँ. पहले आप एक काम करो, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस निकालो, ये वाले पार्ट ऊपर वाले पार्ट का. लेट मी टेक दिस एज R1 और ये नीचे का ले लेते हैं R2 इसका. तो R1 कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ग्रेडियंट विच इज R मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ. तो ये लेंथ कितना है? इज इट पाई ए? टोटल सर होता तो पाई हाँ सर R 2 पाई आर तो पूरे होता ना बेटा, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होगा ना 2 पाई आर. सर हमने रेडियस नहीं सर, ये है सब बोल रहे. हाँ हाँ इनको cancel हाँ और सॉरी. तो ये हाफ हो गया, मतलब ये पाई आर हो गया R1. सो R1 विल बी इक्वल टू R इंटू पाई इंटू आर और R2 सेम वे में हो जाएगा R इंटू पाई इंटू आर. नाउ दिस R1 और ये R2 किस में कनेक्टेड है? क्योंकि यहाँ से करंट पैरेलल में, इधर आ गया I1 और इधर चला गया I2. सो करंट डिवाइड हो रहा है, बाद में ऐसे आके और फिर से इस वायर में करंट I पास होगा. सो अगर करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है इंप्लाइज कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे दिस विल बी इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. सो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R पाई आर implies कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इंटू पाई R by 2 ओम. हाँ सर. ओके. सर रेजिस्टेंस ग्रेडियंट मतलब क्या होगा?
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट से चेक करो, ओम मीटर। मैंने पहले बताया था ग्रेडियंट का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, स्पेसिफिक का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मास, एंड रेट का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इस ग्रेडियंट मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्लियर है सभी को? हाँ सर। फाइन, गुड। सुजीत, आंसर आया था बेटा तुम्हारा इसका? ओके। मिथिलेश, क्लियर है पॉइंट ये? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करके बता दो। मान लो वी आर टेकिंग अ कंडक्टर लाइक दिस, और करंट यहां से इंटर किया, यहां से करंट एग्जिट हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आप रेडियस आप ले लो आर मीटर का, है ना, और इस पूरे कंडक्टर का, सिर्फ इतने कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है आर ओम। ये पॉइंट ए, ग्रेडियंट ना देके अभी पूरा रेजिस्टेंस दिया हूं, और रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है पूरे इसमें सर्कल में। आपसे पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। So 7R/2. देख, पहले इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, क्योंकि तभी बात बनेगा। अच्छा सॉरी, ये एंगल तो दिया ही नहीं मैंने, ये एंगल नहीं देंगे तो कैसे बन जाएगा? सर मैंने 1/4 नहीं सर गलत। हाँ 60 डिग्री एंगल तो दिया ही नहीं। देखिए सबसे पहले आप काम करो, इसका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट निकालो। सो रेजिस्टेंस ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू R/2 पाई R। ये ले लो आप R1 इधर का रेजिस्टेंस, और ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस ले लो आप R2। सो ये R1 कितना हो जाएगा? अगर ये आप एंगल के बारे में बात करो तो इसमें भी पाई/3, राइट? सो R1 कितना होगा? Will it be equal to R/2 pi R into pi/3 into R? So this pi and pi will get cancelled, और ये R से R cancel हो गया। So will it become R/6 R1? क्योंकि इसका आर्क लेंथ लोगे, अगर आप ये वाला लेंथ लोगे तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा pi/3 into R। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, बराबर। और रिमेनिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 will be equal to what? R माइनस ऑफ R/6। तो क्या ये हो जाएगा 5R/6, ये रिमेनिंग वाला रेजिस्टेंस R2। अब ये जो R1 है और R2 है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे? सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1
plus 1 by r. So 1 by r equivalent is equal to 6 by r plus 6 by 5r implies कि 1 by r equivalent LCM ले लोगे तो आएगा 5r 30 plus 6 implies कि r equivalent आएगा 5r by 36. सो मैंने विदाउट ग्रेडियंट निकाले किया. कैसे? सो मैंने वो सर्कमफेरेंस डिवाइड किया, फिर उसे रो पाई आर बाय 3 आया छोटे पार्ट का. कितना है रो पाई आर बाय 3a रो क्या है? रेजिस्टिविटी. अच्छा ओके ओके. और फिर रिमेनिंग पार्ट का भी निकाला और फिर उनका पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाला. ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं. अलग आया आंसर. अलग नहीं आएगा. एंगल तुमने कितना लिया? π/4 लिया ना, 1/4 लिया है. नहीं, सो उसके बाद फिर 60 लेके सॉल्व किया. फिर लेंथ भी गलत. हाँ, लेंथ कितना लिया इस केस में? छोटे पार्ट का पाई आर बाय 3 लिया और बड़े वाले का 5 पाई आर बाय 2 पाई आर बाय 5 है. 5 नहीं, छोटे पार्ट का वो कितना? इसका लेंथ हो जाएगा πr/3 और इसका लेंथ हो 2 जाएगा पाई आर बाय 5. ना, इसका लेंथ हो जाएगा 5 πr बाय, एक मिनट, ये हो गया टोटल एंगल तो 2 πr, तो 2 πr माइनस πr 6 πr, तो इसका हो जाएगा 5 πr/3. हाँ सर. यही लिया था. नहीं सर, गलत हुआ है. हाँ वही होगा. टोटल हो गया 2 πr माइनस πr/3, so 5 πr/3 will be the length for this. बिल्कुल आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा. कर लोगे? हाँ सर. ठीक. मिथिलेश, भूमिका, आया था आंसर सभी का? पार्थ? तो नहीं आया था आंसर, तो समझ में आ गया था. हाँ ठीक है. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे. आज का लेक्चर समझ में आ गया ना ढंग से सभी को? अभी तो जस्ट पे प्रॉब्लम शुरू किया हमने करना. हाँ सर. ठीक है सर वो और एक डाउट है कैपेसिटर्स. बोलो ना. बोलो. सर मतलब जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब सीरीज में कि पैरेलल में है, तो कौन सा मेथड यूज करने का? करंट डिस्ट्रीब्यूट करके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके. मैं वो इसमें बताऊंगा आपको. उस केस में आपको जब वो सेट नहीं हो रहा है किसी भी फॉर्मेट पे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके देखना पड़ेगा. अगर दो कैपेसिटर के थ्रू चार्ज सेम है, दे आर इन सीरीज, और अगर चार्ज डिवाइड हो जा रहा है देन दे आर इन पैरेलल. समझ में आ गया मिथिलेश? हाँ सर समझो. वो ब्रह्मास्त्र है, लास्ट ऑप्शन है. तुम कोई भी मेथड याद नहीं रखो, सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. जो भी मेथड्स मैंने बताया था, दे आर ओनली टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन. तो अगर कोई भी सेट नहीं हो रहा है तो आप क्या करो? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो. अगर दो कैपेसिटर में चार्ज सेम है तो सीरीज, और अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल. इज इट क्लियर? हाँ सर. और एक सर डाउट है. हाँ. कंडक्टर मतलब कैपेसिटर, दो कंडक्टर होते हैं ना प्लेट्स, तो उन पे नेट चार्ज 0 रखना होता है ना हमेशा. हाँ बिल्कुल. अगर उन्होंने पॉजिटिव प्लेट पर कोई तो चार्ज दिया होगा, तो नेगेटिव प्लेट पर इंडक्शन होगा. इंडक्शन होगा, लेकिन इंडक्शन अगर हो रहा है, तुम खुद देखो, जो ये कंडक्टर कैपेसिटर बनता ही वैसे है. एक प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं? एक प्लेट पे हम चार्ज दे के आते हैं पॉजिटिव, और हम क्या करते हैं? दूसरा प्लेट हम न्यूट्रल लेके आते हैं. तो जब न्यूट्रल लेकर आओगे तो इधर नेगेटिव इंड्यूस करेगा और इधर पॉजिटिव इंड्यूस कर जाता है, और ये वाले सरफेस को हम अर्थिंग कर देते हैं, तो इधर का चार्ज खत्म हो जाएगा अर्थिंग करने की वजह से, राइट. और ये अल्टीमेटली कैसा फॉर्मेट बन जाता है? इधर का पॉजिटिव चार्ज और इधर का नेगेटिव चार्ज. ऐसे ही तो होता है कैपेसिटर, है ना. एक कंडक्टर को आप चार्ज करके दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेकर आते हो, और न्यूट्रल कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस करता है, एक सरफेस पे माइनस और दूसरे सरफेस पे प्लस. तो जो प्लस वाला साइड होता है उसको हम अर्थिंग कर लेते हैं, तो उधर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो सिर्फ एक प्लस और माइनस बनता है. हाँ सर. क्लियर है पॉइंट सभी को यहाँ तक? हाँ सर. ठीक है. मिथिलेश, क्लियर हो गया डाउट्स? हाँ सर. ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे. बाय सर. बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. बाय सर.